So welcome guys, welcome to my channel. In this video I will be talking to you about the new chapter that is solutions. अब इस चैप्टर में आपको सबसे पहले किस चीज़ की बात करेंगे, मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है ना। चलो मुद्दे की बात करेंगे। पहले तो हम लिखेंगे नोट्स ए की। इस चैप्टर में हम सोल्यूशन को, पहले हमने सॉलिड्स पढ़ा, अब हम लिक्विड की तरफ बढ़ रहे हैं। लिक्विड एक काइंड ऑफ सोल्यूशन है, तो अब हम बहुत डीपली जाएंगे और उसकी स्टडी करेंगे। लिक्विड के अंदर जितनी भी चीज़ें थी, है ना। ये 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है आपके बुक के, आपके फिजिकल केमिस्ट्री की बुक में। हाँ, तो उस चीज़ को हम शुरू करेंगे। अच्छा, सबसे पहला आपको हेडिंग लिखिए, फिर वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। वेपर प्रेशर, देखो अब इस चैप्टर की शुरुआत हम नाम से ही करेंगे। देखो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टीचर भी ये बात बोलते हैं, ये बात सच में मतलब प्रूवन भी है कि बहुत सारी चीज़ों का डेफिनेशन उनके नाम में छुपा होता है। तो इस टॉपिक में भी वही चीज़ है, इसके टॉपिक में ही इसका नाम में डेफिनेशन है। इसका डेफिनेशन क्या है, ध्यान दीजिए। वेपर प्रेशर मतलब एक ऐसा प्रेशर जो कि वेपर एक्सर्ट करता है। समझ में आ रहा है, मतलब वेपर का प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब वेपर का प्रेशर। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर exerted by vapor। अच्छा, बात किसकी कर रहे हैं, सोल्यूशन की। सोल्यूशन मतलब लिक्विड की। तो कहाँ पे, इन लिक्विड, कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। इसको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे को। अच्छा, ध्यान देना मेरी बात। अब वेपर प्रेशर की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या है, वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं। तो वेपर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। अब ये सवाल आता है। तो जब आप किसी भी मग्गे में पानी लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने पानी लिया, पर मैंने गर्म पानी लिया, ठीक है ना। गर्म पानी लेने के पीछे का कारण है, वेपर क्या कब प्रोड्यूस होता है, जब पानी गर्म होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना। तो क्या होता है, वेपर्स बनते हैं। वेपर और आपने किस कंडीशन में देखे, आपको पता है वेपर इवेपोरेशन वाली कंडीशन में होता है, पानी ऊपर जाता है ना। इवेपोरेशन वाले कंडीशन में आपको वेपर दिखते हैं, है ना। तो इससे क्या है, मैंने गर्म पानी लिया, इससे क्या होगा, जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे ऊपर की तरफ। पर इवेपोरेशन में आपने अब तक क्या देखा कि इवेपोरेशन सिर्फ आपने सरफेस लेवल में देखा, मतलब आपने ऊपर वाले लेवल से देखा, आपने बस ये देखा कि इवेपोरेट हो रहा है, लेकिन आपने उसकी डीप स्टडी नहीं की। तो इस वीडियो में आप पूरी डीप स्टडी करने वाले हो। मतलब ये वीडियो सिर्फ आपको ये बताना चाहता है कि किस तरह से आप एक इवेपोरेशन को या वेपर को कितने अंदर से गहराई से समझते हैं, बस यही है। पिछले चैप्टर में हमने सॉलिड्स को गहराई से समझा था, और इस चैप्टर में हम वेपर्स को गहराई से समझेंगे। देखो क्या होता है कि वाटर के जो सरफेस में जो पार्टिकल होते हैं, पता है ये इवेपोरेशन किस चीज़ के रिस्पॉन्स, मतलब ये इवेपोरेशन और जो ये वेपर फॉर्मेशन होता है, हाँ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाता है, इसमें किस चीज़ का हाथ होता है सबसे बड़ा, ये आपको दिमाग में कभी आया है। ये अंदर के जो वाटर है ना, इसका हाथ कभी नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना, जो अंदर में जो पार्टिकल होते हैं, वाटर के नीचे जो पार्टिकल्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है वेपर फॉर्मेशन के। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है वेपर फॉर्मेशन, जो सबसे टॉप लेयर के जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, है ना, ये वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए, प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए। तो प्रेशर कौन एक्सर्ट करते हैं, ये जो सरफेस लेवल के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, एंड ड्यू टू दिस वेपर अराइजेस। ओके, अच्छा, तो आपके क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि वेपर प्रेशर किसे बोलते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन लिक्विड। सही बात रहेगी, नहीं, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये बात सही रहेगी, है ना। तो इस डेफिनेशन को हम और अच्छे से लिखें, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो अब आपको मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया वेपर प्रेशर का। कुछ नहीं है, बस जो ऊपर वाले पार्टिकल्स है उसके वो जब सरफेस ऑफ द वाटर में जब प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर को ही वेपर। ये पता है ये प्रेशर कब जनरेट होता है, जब कोई पार्टिकल को वेपर बनना पड़ता है। जब कोई पार्टिकल वेपर बनने को जाता है तब वो प्रेशर लगाता है, ठीक है ना। जब वो वेपर बन जाता है तब नेक्स्ट पार्टिकल वाटर के नीचे, इसके नीचे जो लेयर के पार्टिकल्स है वो फिर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। समझ रहे हो ना, इस तरह से वेपर प्रेशर क्रिएट होता है। आपको मैंने डीपली समझा दिया वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन। अच्छा, अब ये जो वेपर प्रेशर हो रहा है, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो इसके फैक्टर्स समझते हैं हम, क्या क्या फैक्टर्स वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं।
फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। पहला फैक्टर, नंबर 1 फैक्टर देखो, और एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि वो फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होगा, पर वो ऐसा होता नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है ना। पहले तो आप समझ लेना कि मैंने आपको सबसे पहले इस वीडियो को मतलब इस मग्गे में पानी डालते वक्त मैंने एक बात कही थी। क्या बात कही थी मैंने ये बात कही थी कि हमको गर्म पानी लेना है। गर्म पानी क्यों लिया था मैंने? जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा वेपर फॉर्मेशन। मेरी बात एग्री करते हो कि नहीं? तो मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ठीक है ना दोस्त? आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर बढ़ गया। दूसरी बात, अगर पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो वो जुदा होने में टाइम लेंगे, या फिर उनको जुदा होना ही ना हो, ऐसा भी होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो अंदर मतलब लिक्विड के अंदर ज़्यादा होती है, वो आपस में घिरी हुई होती है, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, ठीक है ना। बोलने का मतलब है कि वो बॉन्डेड होते हैं अलग अलग पार्टिकल से, वाटर पार्टिकल से। पर अगर हम सरफेस लेवल में देखें, सरफेस लेवल में आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा, बहुत कम दिखेगा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? जितना दूर पार्टिकल उतना जल्दी वेपर फॉर्मेशन। इससे आपको एक और चीज पता चल रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ये बात मैं ज़्यादा दूर अच्छे से लिख नहीं पाई, पर आप इसको लिखें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जितना ज़्यादा बंधन, उतना मुश्किल से वेपर का फॉर्मेशन, है ना। अच्छा, तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी वेपर प्रेशर के टर्म्स में। आगे हम राउल्ट्स लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त अब हम बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। तो आप हेडिंग लगाइए राउल्ट्स लॉ ना, ठीक है, राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग टू दैट आपको ये पता होना चाहिए कि सोल्यूशंस 2 टाइप के हैं हमारे इसमें। आपने सोल्यूशन इससे पहले भी पढ़ा है, उसमें भी सोल्यूशन के 2 टाइप थे। हर जगह आपको सोल्यूशन के 2 टाइप ही दिखते हैं। एक तो बाइनरी सोल्यूशन, हाँ, जिसमें हेट्रोजीनस होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं। इस सोल्यूशन में क्या है, इस सोल्यूशन में मैंने सोल्यूशन को 2 टाइप्स में क्यों डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेपर प्रेशर, ठीक है ना। एक वेपर प्रेशर एग्जर्ट करता है और दूसरा वेपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं करता। इसी रीज़न की वजह से हमने 2 क्या किए, सोल्यूशन को दो टाइप में कैटेगराइज किया, ठीक है ना। तो सोल्यूशन के 2 कैटेगराइजेशन क्या क्या है? अच्छा, ध्यान दीजिए। एक है वोलेटाइल सोल्यूशन और दूसरा है नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन, ठीक है ना दोस्त। अच्छा, दोनों में क्या फ़र्क है? ये बात 90% ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट को पता होनी चाहिए वैसे तो, पर इट्स ओके अगर आपको नहीं पता तो अभी समझ लेना। पर एक बार समझ लिया तो अगली बार दिमाग से कभी मत उड़ाना, क्योंकि बहुत इजी है और ये समझना चाहिए। ये आपको डेली लाइफ में भी दिखता है और ये केमिस्ट्री का एक बेसिक पार्ट है यार। तो प्लीज़ वोलेटाइल वाले सोल्यूशन को कभी भूलना मत। देखो, वोलेटाइल का मतलब क्या है? सब्सटेंस विच कैन इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर, या फिर सब्सटेंस विच कैन फॉर्म वेपर्स एट रूम टेम्परेचर। इवेपोरेशन और वेपर फॉर्मेशन एक ही है, ठीक है ना। अगर आप इसको इस तरह से भी लिखना चाहो तो भी आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आपको दूसरी तरीके से भी अगर लिखना हो तो आप वो भी लिख सकते हो। चलो, अब इसमें क्या है? सब्सटेंस विच डजंट इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, सब्सटेंस एक्सर्ट्स वेपर प्रेशर। मैंने बहुत छोटे इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश में लिखा है और बहुत छोटा सा वर्ड लिखा है, सब्सटेंस एक्सर्ट्स वेपर प्रेशर। मतलब वोलेटाइल सोल्यूशन में अगर कोई एग्जांपल हुआ किसी का भी, फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन वगैरह ले लो, तो जो भी सोल्यूशंस होते हैं, जो भी सब्सटेंस इन कैटेगरीज में आते हैं, वो वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इट डज नॉट एक्सर्ट वेपर प्रेशर।
चलो, इससे आपका पूरा सोल्यूशन के 2 पार्ट समझ में आते हैं। अच्छा, अब राउल्ट्स लॉ में पहुँचते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? मैं राउल्ट्स लॉ यहीं पे लिखूंगी क्योंकि इसी से रिलेटेड है। ध्यान देना, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है? सब्सटेंस एक्सर्ट्स वेपर प्रेशर इन वोलेटाइल सोल्यूशन, ठीक है ना। तो आपको राउल्ट्स लॉ ऐसे लिखना है, इन वोलेटाइल सोल्यूशन वोलेटाइल सोल्यूशन में क्या होता है? वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों दोस्तों? देखो, एक्चुअल लॉ तो ये है नहीं, पर मैं इसको आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में पढ़ा रही हूँ। क्यों पढ़ा रही हूँ? कि आपको डेफिनेशन रट के याद नहीं होना चाहिए, समझ के याद होना चाहिए, ठीक है ना। एक्चुअल डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बट एज यू आर अ नीट एंड जेईई स्टूडेंट, योर वर्क इज टू जस्ट रिमाइंड द कॉन्सेप्ट, नॉट ऑन डेफिनेशन, ठीक है ना। मेन चीज़ क्या है? वोलेटाइल सोल्यूशन की बात चल रही है। वोलेटाइल सोल्यूशन में क्या बोला गया है? वेपर प्रेशर की बात की गई है ना। ये वाला वेपर प्रेशर जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन के। बस इतनी सी बात याद रखो, आगे हम जब समझेंगे तो और अच्छे से डीपली समझेंगे। अच्छा, राउल्ट्स लॉ में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वेपर प्रेशर को पी से क्या करना है? डिनोट करना है, और उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन बोला गया तो मोल फ्रैक्शन को इससे डिनोट करना आप, ठीक है ना। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, ठीक है ना। अच्छा, इससे क्या होता है? इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर मैं हटा देती हूँ तो इससे क्या होता है? P बिकम्स इक्वल टू K टाइम्स ऑफ X, वेयर X इज द मोल फ्रैक्शन। आप इधर साइड में लिख सकते हो, मैं यहाँ पे, मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रही हूँ। ये X क्या है? मोल फ्रैक्शन है। X बड़ा वाला X, हाँ, एक छोटा वाला X भी होता है, उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो X को हम क्या बोल रहे हैं? मोल फ्रैक्शन बोल रहे हैं। और अगर मैं किसी और की भी बात करूँ, जैसे K की बात करूँ, तो K क्या होता है? अच्छा, K एक कांस्टेंट है और एज इट इज़ डिराइव्ड बाय राउल्ट्स। तो अच्छा, K की बात हम बाद में करते हैं। वैसे K का नाम अभी जस्ट लिख लो, हेनरीज कांस्टेंट है ये। देखो, हेनरी और राउल्ट्स दोनों ने एक ही बात कही है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, है ना। तो उसने क्या किया? इसके प्रोपोर्शनलिटी से उस साइन को हटा के अपने नाम का कांस्टेंट बना दिया, ठीक है, हेनरी ने, ठीक है ना, हेनरीज कांस्टेंट। अच्छा, लास्ट है प्रेशर, जो कौन सा प्रेशर है? ये है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अच्छा, वेपर प्रेशर को आप और भी अच्छे से पढ़ेंगे, तो वही चीज़ हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, है ना। तो आप इसको लिखें। अब देखो दोस्त, मैंने आपको हेनरीज कांस्टेंट वाला टॉपिक पढ़ाया। हेनरीज कांस्टेंट जो है वो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है और आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, पर हेनरीज कांस्टेंट पे ज़्यादा क्वेश्चन। अभी हमने वेपर प्रेशर की बात की, वेपर प्रेशर में भी 2 पार्ट्स आते हैं। अब अगर आप वेपर प्रेशर को और अच्छे से, अगर आप डीपली एप्लीकेशन फॉर्म में समझे तो देखना किस तरह से आपको वेरिएशंस दिखते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं वेपर प्रेशर इन 2 वोलेटाइल लिक्विड। अब हम क्या करेंगे? हम 2 केसेस लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? मान लो एक मग्गा लिया हमने, हाँ, इस मग्गे में हम फर्स्ट केस में, ये केस 1 है, चलो, तो ये केस 1 है। केस 1 में हमने क्या किया? 2 वोलेटाइल लिक्विड लिए हमने, कौन कौन से? A और B। ये A है, ये B है, ये A है और ये B है, लेकिन दोनों वोलेटाइल है। नेक्स्ट केस में हम क्या लेंगे? एक वोलेटाइल कर देंगे, एक नॉन वोलेटाइल कर देंगे, क्योंकि अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब तक हमने पढ़ा कि वोलेटाइल क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है, नॉन वोलेटाइल नहीं करता। मतलब अब अगर यहाँ पे नॉन वोलेटाइल होता तो वो एक्सर्ट नहीं करता, पर अभी क्या बोला गया है? 2 वोलेटाइल लिक्विड, मतलब दोनों के दोनों प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो हम क्या लेके चलेंगे? दोनों के दोनों प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, हमने सिंबल क्रिएट कर दिया। तो मतलब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ,
राउल्ट्स लॉ भी हमने पढ़ी, ठीक है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने कांस्टेंट जो समझाया था वो हेनरीज कांस्टेंट था, पर राउल्ट्स लॉ के केस में, राउल्ट्स लॉ में और ये हेनरी के लॉ में बात सेम ही है, बस दोनों ने अपना अपना कांस्टेंट बदल लिया बस इतना सा डिफरेंस है दोस्त। उन्होंने हेनरी ने के डाल दिया और राउल्ट्स ने पी नॉट डाल दिया, पी नॉट मोल फ्रैक्शन, इतनी सी बात है। तो राउल्ट्स की ही हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, हेनरीज की हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। अगर टाइम मिला तो कभी दूसरा वीडियो बना के आपको अपलोड करके दे दूँगी। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी बात। तो अब अगर इसको मैं राउल्ट्स लॉ में चेंज करने जाऊँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, पी ए और पी बी दोनों का वेपर प्रेशर आपको गिवन है और इसको हम राउल्ट्स लॉ में कन्वर्ट करेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए, इतना पढ़ा था। और इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी। जो भी हमने अभी थ्योरी में पढ़ा उसी चीज़ को मैं क्या कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। मैंने अभी पढ़ा 2 वोलेटाइल लिक्विड के बारे में, वोलेटाइल लिक्विड्स ले लिया मैंने, फिर मैंने राउल्ट्स लॉ पढ़ा, उस लिक्विड में मैंने राउल्ट्स लॉ अप्लाई कर दिया। सेम सिंपल है ना, कुछ ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं किया मैंने। बस अब क्या करूँगी, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के ये राउल्ट्स लॉ वाला प्रोपोर्शनलिटी लगाऊंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ए आ जाएगा। हाँ तो दोस्त, अब पी ए और एक्स ए, तो पी ए को हम पी नॉट ए और एक्स ए लिख सकते हैं हम। एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको एक्स मत कंसिडर करना, थोड़ा बड़ा वाला एक्स बना देना, क्योंकि सल्यूबिलिटी को भी हम एक्स से ही डिनोट करते हैं और सल्यूबिलिटी की बात हम यहाँ पे कर नहीं रहे। ओके, अच्छा आगे बात करते हैं पीबी की। पीबी को हम वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हमने इसको किया, पी नॉट ए एक्स बी। हाँ, अच्छा आगे बढ़ते हैं। हमको क्या करना है, वेपर प्रेशर निकालना है। अब हमको 2 चीज़ें गिवन है, हम टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है दोस्त, पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, इतना तो आपको पता ही है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि मोल फ्रैक्शन अगर आपको 2 दिए हुए हैं तो दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ये भी आपको पता है, ये आपको पता है कि नहीं, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो अगर मैं पी ए और पी बी को एक्सपेंड करूँ, जिसको मैं पी नॉट ए के टर्म्स में भी लिख सकती हूँ, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, लिख सकती हूँ कि नहीं। अच्छा, अगर मेरे को इसको एक्स ए के टर्म्स में चाहिए तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। आप क्या करना, अगर आपको एक्स ए के टर्म्स में चाहिए ना तो आप एक्स बी की जगह क्या लिखना, देखो एक्स बी की जगह आपको क्या लिखना है, अगर आपको एक्स ए के टर्म्स में आंसर चाहिए तो 1 माइनस एक्स ए लिखोगे, एक्स बी की जगह ये वाला वैल्यू पुट डाउन कर दोगे। पर मैं वो चीज़ यहाँ पे पुट डाउन नहीं करूँगी, मैं आपको डायरेक्टली आंसर तक पहुँचाऊँगी और मैं आपको ब्रैकेट के फॉर्म में लिख के बताऊँगी, क्योंकि क्वेश्चन में जब आएगा ना एक्स ए और एक्स बी के टर्म्स में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने को अगर आएगा ना तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, आप पूरा डिराइव करते हुए चलोगे और मैं नहीं चाहती कि आप पूरा डिराइव करके चलो। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी और उसके साथ वो फॉर्मूला भी बताऊंगी। फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना, आपको पी टोटल तो लिखना ही लिखना है। तो आप यहाँ पे पी टोटल लिखना, डेट विल बी इक्वल टू यहाँ पे एक पी, यहाँ पे एक पी माइनस यहाँ पे एक पी मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। इस तरह का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। आगे मैं बात करती हूँ क्या करना है। सेम यही चीज़ वहाँ पे यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे एक पी, यहाँ पे एक पी, यहाँ पे एक पी और यहाँ पे एक मोल फ्रैक्शन डाल दिया, समझ गए। अच्छा, पी नॉट की बात चल रही है तो हम सब में पी नॉट डाल देंगे। ओके, अच्छा अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जब हमको एक्स ए के टर्म्स में लिखना है। देखो अभी ध्यान देना, ये ट्रिक है, अभी ध्यान देना, बिल्कुल भी अपने नोटबुक पे ध्यान मत दो, अभी मेरे वीडियो पे ध्यान दो। अगर एक्स ए के फॉर्म में आ गया तो आपको क्या करना है, ऐसे ए बी, याद रहेगा, ए बी, इस तरह से आपको नोट डाउन करना है इसको। ओके, अच्छा अगर एक्स बी के टर्म्स में आ गया तो क्या होगा, सेम वही चीज़ करना है, बी ए तो लिख नहीं सकते, बी ए ऐसे याद रखना। इससे क्या होगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। आप आराम से इसको डिराइव करके करने की जगह आपको इस फॉर्मूले के और ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन वोलेटाइल लिक्विड, 2 वोलेटाइल लिक्विड स्पेशली। अब हम इसके ग्राफ की स्टडी करेंगे। हाँ, इसके ग्राफ के बाद हम 1 वोलेटाइल लिक्विड की बात करेंगे। तो दोस्त अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्राफ अब किस चीज़ से रिलेटेड होगा, देखो ग्राफ पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए हर गली का एक एक कुत्ता होता है। क्या होता है, हर गली का एक एक कुत्ता होता है। तो ये एक गली का कुत्ता है, ये लिक्विड बी गली का कुत्ता है। तो यहाँ पे बी वाला कुत्ता राज करता है और यहाँ पे ए वाला कुत्ता राज करता है। ठीक है दोस्त, और इन्हीं कुत्ते के बीच में हम एक एक्सिस क्रिएट करेंगे। जस्ट बिकॉज वी आर मेकिंग ग्राफ, सो वी विल मेक एक्स एक्सिस ग्राफ हियर। ठीक है ना, और ये पी को डिनोट करता है, प्रेशर को डिनोट करता है।
पर मैंने कुत्ता इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ऑफ बी और यहाँ पे प्रेशर ऑफ ए राज करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इसको x और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x से रिप्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि कुत्ता इधर नहीं आ सकता और कुत्ते को इधर नहीं लिख सकते। देखो, कुत्ता तो सब जगह घूम सकता है, पर कुत्ता रहता कहाँ पे? अपनी ही गली में रहता है। मानते हो कि नहीं, है ना। तो मतलब यहाँ पे XA और XB दोनों होगा, पर क्योंकि यहाँ पे कुत्ता B वाला रहता है तो यहाँ पे XB की जगह 1 लिख दो और XA की जगह 0 लिख दो। और ये कुत्ता किसका है? ये कुत्ते का एरिया किसका है? A का है। तो मतलब XA 1 और XB 0 लिख दो। अच्छा, मैंने क्यों किया? 1 का मतलब क्या है? 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू, है ना। मतलब इसको मैंने 0 कंसीडर किया है और इसको मैंने 1 कंसीडर किया है। जब XA को हमने कंसीडर किया है, जब हमने XA को लिया, XA को ऐसे इमेजिन करो, ठीक है ना दोस्त। अब ये कुत्ता वुत्ता छोड़ो, अब इमेजिन करो। XA को मैंने यहाँ से 0 किया, यहाँ से यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 इस तरह से मैंने डिनोट किया। पर XB को मैंने यहाँ से 0 माना और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से डिनोट किया है, ठीक है ना दोस्त। तो मैंने ग्राफ को बस आपस में रिवर्स करके फेस टू फेस करने की कोशिश की है। इस तरह से इस ग्राफ को बनाया गया है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अब हम लेंगे, हम मान के चलते हैं वोलेटाइल ए वाला जो लिक्विड है वो बी वाले लिक्विड से ज़्यादा वोलेटाइल है। हम क्या मान के चल रहे हैं? ए वाला लिक्विड बी वाले लिक्विड से ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक है ना। ऐसे लिखो, लिक्विड ए इज मोर वोलेटाइल देन लिक्विड बी इन टर्म्स ऑफ वोलेटाइल है। अब मैं यहाँ पे लिख नहीं पाई तो आप अच्छे से लिख लेना यहाँ पे कि लिक्विड ए लिक्विड बी से ज़्यादा वोलेटाइल है। इससे आपको क्या पता चल रहा है? जो चीज़ ज़्यादा वोलेटाइल है, आपको पता है कि वोलेटाइल जो चीज़ है वो वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी। मानते हो कि नहीं? मानते हो। तो मतलब मेरे को अभी जो पी वाला कुत्ते का रीजन है, बी वाला कुत्ते का रीजन वो मेरे को छोटा लेना है और ए वाले का रीजन बड़ा लेना है। ये भी मान लिया आपने। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? पी ए, क्योंकि पी ए बड़ा है और ये क्या है? पी बी। देखो, ये बिल्कुल एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ग्राफ की तरह मैंने पहले इसको प्लॉट कर दिया। अब मैं क्या करूँगी? डालूंगी। अब पी ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और पी ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है ना। मतलब पी ए यहाँ पे 1 है पर एट पर्टिकुलर पॉइंट में है वाई एक्सिस के, तो वो 0 से 1 में गया है। इस तरह से आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। और पी बी कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। सेम केस फॉर दैट। अब हम बात करेंगे पी टोटल की, जो क्या होता है? पी ए प्लस पी बी। मतलब अब दोनों ने जितना जितना अपने लाइफ में कर लिया अपना अपना काम, अब भगवान क्या करेगा? दोनों को ज्वाइन करेगा, दोनों के काम को एक साथ मिक्स करेगा। मतलब P ऑफ T विल बी इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। मतलब ये है टोटल प्रेशर की वैल्यू, ये है प्रेशर ऑफ A की वैल्यू जो कि है P0 A और XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A। और दूसरी बात यहाँ पे क्या हो जाएगा? P ऑफ B विल बी इक्वल टू P0 ऑफ B और मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। ये जो कंडीशन है ये आइडियल गैस का कंडीशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी तब आपको सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, वो भी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि मैं जस्ट इसके बाद की वीडियो में बताऊंगी। अभी तक ये समझ लो और फिर हम बात करेंगे 1 वोलेटाइल लिक्विड। ये तो 2 वोलेटाइल लिक्विड की बात हो गई और कुत्तों की कहानी से आप सब कुछ समझ गई कि कौन कहाँ पे होता है, कौन कहाँ पे नहीं होता, ठीक है ना दोस्त। तो चलो इतना सा आप लिख लो, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो दोस्त अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं सेकंड केस लिख देती हूँ और हम अब 2 वोलेटाइल की नहीं 1 की बात करेंगे। तो मतलब नॉन वोलेटाइल यहाँ पे ऐड होगा। हाँ, तो नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 2 लिक्विड्स लेंगे। सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। तो हमने एक मग्गा लिया, अब हम मग्गे में क्या डालेंगे? A B A B A B A B। सपोज A इज वोलेटाइल, लिक्विड A इज वोलेटाइल, ऐसे लिखिए आप। और लिक्विड B जो है वो क्या है? नॉन वोलेटाइल है। अब मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आऊँगी। तो A जो है वो प्रेशर क्रिएट करेगा और B जो है प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा। तो मतलब PA विल बी इक्वल टू P0 टाइम्स A और XA। ये आप अग्री करते हो, पर PB कुछ नहीं होगा क्योंकि P एग्जर्ट ही नहीं करता। PB
तो पी टोटल क्या हो जाएगा दोस्त, पी ए पी भी नहीं होगा अब दोस्त, अब पी भी कट जाएगा, अब सिर्फ पी ए ही बच जाएगा। तो पी टोटल यहाँ पे बहुत ही ईजी हो गया हमारे लिए याद करना, इतना बड़ा फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ए बी वाला। यहाँ पे सिर्फ पी ए नॉट और पी बी नॉट ही यूज़, एक्स ए नॉट यूज़ होगा, एक्स ए नॉट नहीं एक्स ए। और अगर आपको इसको एक्स बी में कन्वर्ट करना है वो तो आपको पता ही है, 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप इसका फॉर्मूला के साथ निकाल सकते हो। अच्छा, अब इसका ग्राफ जो यहीं पे बना के आपको दिखाती हूँ मैं। हाँ, तो इसका ग्राफ यहाँ पे आप लिखे, ग्राफ में आपको 2 कुत्ते बनाने हैं, दोनों कुत्तों का पिलर के साथ उनको जोड़ देना है। यहाँ पे आपको एक्स ए लिखना है, यहाँ पे एक्स बी लिखना है। अच्छा, यहाँ पे एक्स बी लिखना है, यहाँ पे एक्स ए लिखना है, यहाँ पे एक्स बी लिखना है। अब देखो बात यहाँ पे पी ए की गई है, तो पी बी का नाम और निशान यहाँ पे कभी मत डालना दोस्तों। तो पी ए यहाँ पे क्या है, 0 है, ये आपको पता है, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है, एक्स बी 0 है, और यहाँ पे भी एक्स बी 0 है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स बी की बात ही नहीं करेंगे। तो दोनों के दोनों क्या है, टर्म्स 0 है। तो बस आपको इतनी सी चीज़ दिखेगी, कितनी चीज़ दिखेगी, इतनी सी चीज़ दिखेगी, और यही होगी हमारी पी टोटल, जो कि क्या है, पी ए नॉट एक्स ए, और ये क्या है, पी ए वाला पोजीशन। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, और इसी के साथ हमारा वेपर प्रेशर 2 नॉन वोलेटाइल लिक्विड में खत्म होता है। इसके बाद हम सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे, बाइफरकेट करेंगे ऑन द टाइप ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बिफोर गोइंग टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यू मस्ट नो द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है ना। जब मैं बात करती हूँ प्योर लिक्विड की, तो प्योर लिक्विड क्या होता है पता है, जब मैं प्योर ए लिक्विड की बात कर रही हूँ तो वो पूरे के पूरे सोल्यूशन में जो ये लिक्विड घूमेगा वो ए वाला ही घूमेगा। मैंने छोटा बनाया है क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। तो ये क्या है, प्योर लिक्विड है, कौन किसका, ए का। अगर मैं बी की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्योर लिक्विड ऑफ बी, ऐसे बी लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, प्योर लिक्विड किसका, बी का। समझ गए दोस्त। अच्छा, अगर मैं बताऊं कि ए और बी का जो मिक्सचर है, ए बी मिक्स, तो वो है ये वाला लिक्विड जो इससे पहले भी हमने पढ़ा, ए बी ऐसा टाइप का। तो इनको बोलते हैं ए बी और सी। ये मैंने क्यों पढ़ाया है, क्योंकि इनमें इंटरेक्शंस होती है, इनमें फोर्स होती है। तो प्योर लिक्विड में कौन सा इंटरेक्शन काम करता है, प्योर लिक्विड में ए इंटरेक्शन काम करता है, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो मतलब इसमें कौन से इंटरेक्शन काम कर रहे हैं, ए इंटरेक्शन। अच्छा, इसमें कौन से कर रहे हैं, ए बी इंटरेक्शन, सॉरी बी इंटरेक्शन। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि ए बी वाला इसको जाता है, इसमें ए बी इंटरेक्शन। इसकी ज़रूरत हमको जब मैं अभी टेबुलर फॉर्म में पढ़ाऊँगी आपको पूरा सोल्यूशन का सब कुछ, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट्स वाई मैंने इसको अच्छे से कवर अप कर दिया इसमें। अच्छा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, मैं भी मिटा लेती हूँ। तो चलो दोस्त, अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशंस को और डीपली स्टडी करने की बात। अच्छा, तो सॉल्यूशन के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ की बात चल रही है, उसी की अभी सरकार चल रही है, राउल्ट्स की, ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे आइडियल की, फिर हम बात करेंगे नॉन आइडियल की। देखो दोस्त, बुराई की दुनिया है, ये ज़माना बुराई का है, तो नॉन आइडियल के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे एज़ कम्पेयर टू आइडियल, क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ा था वो सब आइडियल में ही थे। और आइडियल में भी आपको पता है हर एक चीज़ जो होती है वो काइंड ऑफ वो चीज़ एक्यूरेट होती है, या तो 0 होगी या तो इक्वल होगी, वैसी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी आइडियल में। अच्छा, अब शुरू करते हैं आइडियल की बात। तो आइडियल और नॉन आइडियल क्यों है ये बात ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन वैसे सोल्यूशन होते हैं विच ओबेज राउल्ट्स लॉ। आइडियल सोल्यूशन ओबेज राउल्ट्स लॉ, ठीक है दोस्त। अच्छा, नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन से होते हैं, विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, चलो, दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब मैंने भी बोला बुराई का ज़माना है। अब बुरे लोग भी 2 तरीके के होते हैं। एक बुरे लोग होते हैं जो बुरे संगत में पड़ जाते हैं, और दूसरे बुरे लोग वो होते हैं जो बुरे काम करते हैं संगत में पड़ने के बाद। तो जो संगत में पड़ जाते हैं वो ठीक ठाक बुरे लोग होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब मैं बोल रही हूँ पॉजिटिव डिविएशन की बात, और दूसरा है थोड़े कम, थोड़े ज़्यादा
क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने वाले बुरे लोग, नेगेटिव डेविएशन मतलब गलत जगह पे वो लोग डिविएट हो जाते हैं। हाँ, तो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। चलो, आइडल में आइडल ही रहेगा दोस्त, इंसान आइडल है, प्रॉपर इंसान। हाँ, चलो अब हम यहाँ पे बॉक्स से समझेंगे सबका मतलब। आइडल, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव मल्टीप्लाई लग रहा है डेविएशन, और यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, उस कॉर्नर में भी चलेगा वो। यहीं पे सब कुछ टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन हो जाएगा दोस्त। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रेशर की। देखो दोस्त, आपको पता है जो चीज़ दिखती है वही चीज़ बिकती है, और आपको ये भी पता है कि जो चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं हम उसी चीज़ को सच मान लेते हैं, ये ह्यूमन का नेचर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्व वाले को हम गहराई से देखेंगे, हमारा फोकस किस चीज़ में होगा, ऑब्जर्व वाला। देखो, आपको केमिस्ट्री में एक तो ऑब्जर्व वैल्यू मिलती है, एक तो कैलकुलेटेड वैल्यू मिलती है। आपने इससे पहले जब स्टोइशियोमेट्री सबसे फर्स्ट चैप्टर जब आपने पढ़ा था, उस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट में आपको एक गिवन मास था, एक मोलर मास था। गिवन मास जो था वो हमको ऑब्जर्व वाली मिलती थी, और मोलर मास आप कैलकुलेट करके निकालते थे। ठीक उसी प्रकार आपको प्रेशर एक कैलकुलेटेड होती है और एक ऑब्जर्व होती है। आपका ध्यान किस में होना चाहिए, ऑब्जर्व वाले में। क्यों होना चाहिए, मैं आपको ट्रिक के थ्रू बता रही हूँ। ये दिखती बिकती वाली चीज़ जो है ये मैं ट्रिक के लिए बताया मैंने, क्योंकि जब आप आइडल को देखोगे ना तो पी ऑब्जर्व और पी कैलकुलेटेड इक्वल होगा, क्योंकि ये आइडल है भाई, इसमें इक्वल टू और जीरो ही चलते हैं। पी ऑब्जर्व विल बी इक्वल टू पी कैलकुलेटेड। पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो ज़्यादा वही पॉजिटिव। तो मैंने आपको किस चीज़ को कंसिडर करने के लिए बोला है, पी ऑब्जर्व वाले को कंसिडर करने के लिए बोला है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप भूल जाओगे कि कैलकुलेटेड ज़्यादा होगा या ऑब्जर्व ज़्यादा होगा, तो उस केस में आप मेरे ट्रिक को याद रख पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि पी ऑब्जर्व विल बी इक्वल टू पी कैलकुलेटेड। ठीक है दोस्त। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूँ तो पी कैलकुलेटेड, पी ऑब्जर्व विल बी लेस देन पी कैलकुलेटेड। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डेल्टा वी मिक्स और डेल्टा एच मिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वी मिक्स और एच मिक्स मतलब वॉल्यूम को जब आपने मिक्स कर दिया तो आपको पता है आइडियल सोल्यूशन है, तो मतलब दोनों की वॉल्यूम सेम होगी। और जब आप दोनों के वॉल्यूम का चेंज निकालोगे, अगर वॉल्यूम सेम है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब ये वाला वॉल्यूम माइनस वो वाला वॉल्यूम। अब वॉल्यूम्स अगर सेम होंगी तो ज़ीरो ही होगा ना दोस्त। तो वी मिक्स विल बी हियर ज़ीरो। अच्छा, डेविएशन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज यूजुअल किसी भी चीज़ को पॉजिटिव रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ग्रेटर देन ज़ीरो रखना पड़ता है, ऐसे याद रख लो। और किसी भी चीज़ को नेगेटिव रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको लेस देन ज़ीरो रखना पड़ता है। अच्छा, अब एच मिक्स की बात करते हैं। एच मिक्स भी यहाँ पे क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। एंथैल्पी की अगर मैं बात करूँ, एंथैल्पी बिल्कुल वी मिक्स के पीछे पीछे चलता है, उसी को फॉलो करते हुए। तो आप यहाँ पे वही लिखे जो मैं लिखवा रही हूँ। चेंज कहाँ पे आ जाता है, देखो दोस्त, आपने ये थर्मोडायनेमिक्स में 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ये जो 3 कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, इनके रिलेशंस आपने भरपूर देखे होंगे। अपने जेईई मेंस के क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे इन तीनों टॉपिक्स पे। ये 3 टॉपिक्स जो है ना, ये दूसरे चैप्टर में ना मसालों की तरह छिड़के हुए हैं। इस चैप्टर में जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, आगे अब एंथैल्पी भी पढ़ोगे और गिब्स फ्री एनर्जी भी पढ़ोगे, और सब में एक ही चीज़ यूज़ हो रहा है, स्पॉन्टेनियस, ग्रेटर देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो। एंडोथर्मिक में भी आपने पढ़ा था इससे पहले, जस्ट अभी जो चैप्टर कंप्लीट हुआ केमिकल काइनेटिक्स में, है ना। तो अभी हम क्या देखेंगे, इंटरेक्शन पहले समझेंगे, फिर हम एंथैल्पी और एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी को देखेंगे। तो हम अब क्या देखेंगे, इंटरेक्शन की बात करते हैं। अभी मैंने इस कॉर्नर में आपको इंटरेक्शन बताया था ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ए इंटरेक्शन जो होता है वो इक्वल होता है ए बी इंटरेक्शन के, सॉरी बी बी इंटरेक्शन के। ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ओके। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्त, तो यहाँ पे क्या होता है, ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है इसके कंपैरिजन में ए बी इंटरेक्शन के, याद रहेगा। और यहाँ पे क्या होता है, ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन कम होता है ए बी इंटरेक्शन के। हमको इसको ऑब्जर्व करते हुए चलना है, इसको ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे और इसको हम ग्रेटर और कम करते रहेंगे एज अकॉर्डिंग टू द साइन। पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे, है ना।
इस तरह से हम करते हुए चलेंगे। अब हम बात करते हैं अपने फाइनल पॉइंट में, जो कि है एंट्रोपी और गिव्स फ्री एनर्जी। प्लीज़ सोना मत इस वीडियो को देखते वक्त, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, एंथैल्पी में याद रखना, चाहे कुछ भी हो, कोई भी डेविएशन हो, हर एक रिएक्शन होता है, और अगर वो स्पॉन्टेनियस हो या नॉन स्पॉन्टेनियस हो, वो सोल्यूशन में ज़रूर इन्वॉल्व होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो भी बताई वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि स्पॉन्टेनियस आपको तीनों रिएक्शन में देखने को मिलेगा। अगर मैंने ये बात कही स्पॉन्टेनियस आपको तीनों रिएक्शन में देखने को मिलेगा, इस वर्ड से आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती है। पहले तो आप तीनों में से स्पॉन्टेनियस लिख दें। इससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रहेगी कि आपको एंथैल्पी में क्या वैल्यू डालनी है, एंट्रोपी में कौन सा वैल्यू डालना है, और किसमें, गिव्स फ्री एनर्जी में आपको कौन सा वैल्यू डालना है। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस लिखें, क्योंकि स्पॉन्टेनियस से आपकी आधी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस लिखें, तीनों में जल्दी से लिखें, ठीक है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त, अब डेल्टा जी, सब स्पॉन्टेनियस से क्या याद रखना, देखो थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा तो आपके लिए बेस्ट है, पर अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा तो आपके लिए थोड़ा ख़राब है ये बात। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें डेल्टा जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, और मैंने एज यूजुअल सब में स्पॉन्टेनियस बोला है, तो आपको डेल्टा जी तीनों में नेगेटिव ही रखना है। एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये समोसा लग रहा है वैसे। तो आप लिख लीजिए तीनों के कंडीशंस, फिर हम इसके ग्राफ की बात करेंगे और इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे, ठीक है ना। और ये हम बाद में बात करेंगे, पहले आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस की, और हाँ, मैं यहाँ पे नोट्स भी लिखना भूल गई, ठीक है। चलो, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं। ग्राफ पे हम थे, ठीक है, पहले ग्राफ देखते फिर एग्जांपल देखते हैं। आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, और ये आइडियल का आइडियल, हाँ, ये तीनों थे हमारे पास। तो हमने एग्जांपल लिया था आइडियल में कुत्ते वाला ग्राफ लिया था हमने। दोनों ग्राफ को मैंने ज्वाइन किया था, और एक को मैंने बड़ा बोला था और एक को मैंने छोटा दर्जा दिया था, और दोनों को मैंने ऐड कर दिया था। ये चीज़ कहाँ पे देखने को मिली थी आपको, आइडियल में देखने को मिली थी। और ये क्या थी, प्रेशर थी, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, ये था पी टोटल, ये था पी ए, और ये था पी बी, ये था एक्स एट ए विल बी इक्वल टू 0, एक्स ऑफ बी का एरिया, और एक्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1 एंड एक्स ऑफ बी विल बी इक्वल टू 0। इतनी सी बात तो आपको मैंने पढ़ा दिया था आइडियल में। नॉन आइडियल में आपको पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर जो है अपने ओरिजिनल वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया था ना, प्रेशर क्या दिखेगा आपको, ऑब्जर्व वाला आपको ध्यान देना है। तो ऑब्जर्व मतलब पहले था स्ट्रेट, अभी क्या हो गया, थोड़ा सा कर्वीलिनियर हो गया, ठीक है ना, मतलब थोड़ा बल्ज आउट हो गया वो, कि पहले से थोड़ा ज़्यादा आपको डिपिक्ट करके बताना है। तो देखो, पोजिशन तो वही रहेगी दोस्त, मैंने जो पोजीशन आपको बताई थी अभी, जो पीए की जो पोजीशन थी ये थी, और पीबी की जो पोजीशन थी ये थी, और पी टोटल की जो ये थी हमारी पहले से, ये जो मैंने जस्ट इसको कॉपी कैट की है। ध्यान देना यहाँ पे एक्स ए एक्स बी जो भी है, मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, ये जो होगी ना, ये यहाँ पे बल्ज आउट होगी, मतलब पोजीशन ये रहेगी, यही रहेगी, बट जो आफ्टर ऑल आंसर जो निकल के आएगा वो ये आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आप बढ़ा दो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आप बढ़ा दो, समझ लो ना। तो पूरा ग्राफ कैसा हो जाएगा हमारा, इस तरह का हो जाएगा, पी ए वैल्यू, पी बी वैल्यू और पी टोटल वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, इसका ग्राफ, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ कैसा होगा, बस उसका उल्टा कर दो, ऐसा। मतलब पहले वो बल्ज्ड आउट था, अभी वो सूड़ा हुआ है, ठीक है ना, अब वो और घट गया, वो नॉर्मल वैल्यू से वो थोड़ा डिक्रीज कर गया। आप इसको इस तरह का अगर रिप्रेजेंटेशन भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, दैट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि बहुत बच्चों को ये शायद समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि ये शायद बल्ड आउट हुआ है कि नहीं वीडियो में। पर अगर आपको समझने के लिए अगर आप डॉटेड लाइन का इस्तेमाल कर रहे हो, देन दैट इज़ वेरी देन यू आर मोस्ट वेलकम। आगे हम बात करते हैं पीबी की और पीटी की। पीटी यहाँ पे हो जाएगा ये वाला पॉइंट,
ये वाला PA और ये हो जाएगा PB और ये हो जाएगा XB, ठीक है ना। तो चलो इतना समझने के बाद अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल इस पूरे के पूरे सोल्यूशन चैप्टर का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पार्ट नीट और जेईई में ये राउल्ट्स लॉ के जो भी ये आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन है ना, इनके एग्जाम्पल्स है दोस्तों। क्या होता है ना, जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे और आप किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो आपको इतने सारे ढेर सारे एग्जाम्पल दिख जाएंगे और इनफैक्ट उसमें भी 2-3 एग्जाम्पल आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाया दिया जाता है और आपके जब क्वेश्चन में आता है देखने को तो आपको क्या मिलता है कि आपको जो पढ़ाया नहीं गया था वहां से क्वेश्चन आ गया। तो मतलब आप कभी ना कभी डर जाते हो एग्जाम्पल देख के। पर अभी मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगी ट्रिक के साथ जिसका इस्तेमाल करके आप कोई भी एग्जाम्पल, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन में आता है वो वाला एग्जाम्पल, आप झट से आपके दिमाग में उसका आंसर मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा टाइप का एग्जाम्पल लेके आई हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के साथ साथ एग्जाम्पल तो है लॉजिक बेस्ड, बट एग्जाम्पल का इस्तेमाल करके आप खुद से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका एग्जाम्पल निकाल पाओगे, ठीक है ना। आपको एक काम करते हो, मैं यहीं पे बता देती हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल है तो इतने बड़े सारे, पर ये 3 लाइन की बातें अगर आप याद रखोगे ना दोस्त, बस आप सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाओगे। क्या है वो 3 बातें? पहली बात ये है, आइडियल में क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिखेंगे सेम फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोप्रोपेन, मतलब प्रोपेन, हेक्सेन, टोलुइन, बेंजीन, है ना। ऐसी चीजें जो इथेनॉल, मिथेनॉल, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो ऐसे क्या लिखोगे आप, सेम फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत मैं बता देती हूँ, है ना। मुझे इसके लिए थोड़ा सा मार्कर की जरूरत पड़ेगी अच्छी वाली, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इथेनॉल, मिथेनॉल। देखो मिक्सचर बोला गया है, आपको कभी क्वेश्चन में मिक्सचर दिया जाता है, ऐसे नॉर्मल इथेनॉल ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्लोरोहेक्सेन, क्लोरोप्रोपेन, ऐसे टाइप के एग्जांपल्स, ठीक है ना, ऐसे कैटेगरी के लोग। अच्छा, दूसरी बात क्या है, पॉजिटिव डेविएशन में आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको अल्कोहल्स दिया जाए, CCl4 दिया जाए और CS2 दिख जाए, कहीं पे भी दिख जाए आपको, बस निसंदेह वहां पे टिक लगा देना। क्या करना, उधर ही पॉजिटिव डेविएशन टिक करके आ जाना। क्या दिखेगा आपको, अगर आपको क्या करना है, कोई डिटेक्टिव बनना है, आपको एक फोटो दी गई है एक क्रिमिनल की, आपको क्या करना है, उसको ढूंढना है। जब आपको क्वेश्चन में आएगा तब आपको ढूंढना है कि ये वाले क्रिमिनल को मेरे को पकड़ना है। हाँ, ठीक उसी प्रकार से आपका दिमाग भी वैसा ही काम करना चाहिए जब आप CCl4, CS2 और अल्कोहल को देखते हैं तो, ठीक है दोस्त। तो ये हो जाएंगे आपके पॉजिटिव डिविएशन के एग्जाम्पल। ये पॉजिटिव से आप प्लस ही मत समझ लेना, ये मैं पॉजिटिव डिविएशन लिख रही हूँ, बस मैंने अभी पहले जो लिखा था उसको मिटा दिया है, बस इसमें चेंजमेंट इतना ही सही लगा, इसके साइन को बस चेंज किया मैंने। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे देख लो कि आपको कहीं पे CH3, CH2, OH ऐसे करके और कोई और कंपाउंड दे दिया जाएगा मिक्सचर में, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये जो OH वैल्यू है ना, OH वैल्यू सबको डिटरमाइन कर लेना है कि वो क्या है, वो एक पॉजिटिव डेविएशन का क्या है एग्जाम्पल। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। CH3, CH2, OH अगर ऐसे टाइप के, मतलब ये क्या अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे अल्कोहल्स के साथ अगर आपको कुछ और दिख जाए तो आपको बस अल्कोहल ढूंढ के निकालना है, अल्कोहल से पता चल जाएगा यही है क्रिमिनल और इसको टिक करके आ जाना है। हाँ, तो देखो आई थिंक मैंने यहाँ पे 4 लिखना भूल गई मैं, CCl4 हो गई। हाँ, ऐसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमने पढ़ा होगा शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में Cl4, CCl4, CS2, जो अब आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट में इस्तेमाल करना पड़ता था, तो ये वही दोनों है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। हाँ, अच्छा, आगे बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। कुछ आपको ऐसे एग्जांपल्स दिख जाएंगे जैसे एसिड्स, आपको एसिड्स ज्यादातर दिखेंगे, ज्यादातर नहीं, ये सब में लागू होते हैं। जितने भी एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे ना, मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ, इसको छोड़ के और कोई एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे नहीं, पहली बात तो। हाँ, एसिड्स देखने को मिल जाएंगे, एनिलिन्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, एसिड्स और एनिलिन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि HNO3, मिक्सचर में दिए होते हैं एग्जाम्पल्स, पर आपको मिक्सचर में से ढूंढ के निकालना है, उन दोनों मिक्सचर में से कोई ना कोई आपको दिख जाएगा, जैसे HNO3 + H2O ऐसे करके दिया जाता है, पर आपको क्या करना है, उन मिक्सचर में से ढूंढ के निकालना है। एसिड है तो भाई नेगेटिव डेविएशन ऐसा। जैसे एनिलिन है, NH3 मतलब RNH3 + H2O ऐसे दिया होगा, तब तो आप ढूंढ के निकाल ही पाओगे ना। चलो, इतना काफी है।
पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और सोल्यूशन के राउल्स लॉ तक पढ़ने के लिए चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो दोस्तों अब तक हमने किस चीज़ पे बात कर ली? राउल्स लॉ पे बात कर ली। अब हम क्या बात करने जा रहे हैं? हेनरीज लॉ के बारे में। ठीक है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या बोलती है? अब हेनरी जो लड़का था ना, वो बोल रहा था कि डाल्टन आपने तो गर्म पानी ले ली, पर मैं क्या करता हूँ, इस गर्म पानी में जिसमें धुआं बह रहा है, मैं इसमें एक पिस्टन लगा देता हूँ। उसने पिस्टन लगा दी उसमें, तो इसमें उसने पिस्टन लगा के उसको दबोचा, मतलब प्रेशर डाला। उस पिस्टन में प्रेशर डालने से क्या हुआ, ये जो गैस निकला वो गैस क्या हो गया? लिक्विड में बदल गया। गैस चेंजेस टू लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट चेंजेस टू लिक्विड स्टेट। इससे क्या हो जाता है? सल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। सल्यूबिलिटी बढ़ गई इससे, क्यों? क्योंकि सल्यूबल मतलब मिक्स हो जाना, सल्यूबल हो जाना, और ये गैस क्या हो गया? पानी में घुल गया। तो इससे क्या पता चल रहा है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखिए आप मेरे साथ, सल्यूबिलिटी, सल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। अब ये बात हेनरी ने बताई, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। क्या बता रहा है हेनरी? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सल्यूबिलिटी। देखो सल्यूबिलिटी को अब बाद में समझो, अब तक तो आपको ये पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन। ये चीज़ डाल्टन ने भी बताई, हेनरी ने भी बताई, कोई डाउट नहीं है। पर हेनरी ने थोड़ी सी ज़्यादा बात कर दी। वो क्या बात की? ये वाली बात की उसने कि प्रेशर बढ़ाओगे तो सल्यूबिलिटी बढ़ेगी। तो उसने क्या किया? बस डाल्टन के लॉ में थोड़ी सी नींबू छिड़क दी। क्या छिड़क दी? नींबू। तो अब अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा? P विल बी इक्वल टू, इस कॉन्स्टेंट को हटाओगे तो हेनरी ने खुद के नाम का एक कॉन्स्टेंट बना दिया। बल्कि जो राउल्स लॉ नहीं कर पाया, राउल्स कॉन्स्टेंट नहीं बना पाया, वो P नॉट बना के छोड़ दिया उसने। पर इसने क्या किया? KH डाला और बोला कि मेरा नाम का एक कॉन्स्टेंट बनना चाहिए, और यहाँ पे XA लिख दिया। मतलब अगर लिक्विड A हुआ तो XA जो भी है। अच्छा, इससे क्या पता चलता है आपको? अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे, क्या बोला मैंने? अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे तो जो KH है, मतलब हेनरीज कांस्टेंट है, हेनरी के बारे में बात चल रही है, आप ध्यान देना। हेनरीज कांस्टेंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अग्री? तो क्या बोला मैंने? हेनरीज कांस्टेंट, इफ हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेस X डिक्रीजेस। और अगर X डिक्रीज हो गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया? प्रेशर जो है वो सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप ये भी बता सकते हो तो इनडायरेक्टली वो X का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर। तो इससे आप क्या समझ रहे हो? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ये वाली बात लिखो, ये वाली बात, ये वाली। अगर KH, अच्छा अब इसका टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन है, अच्छा खासा नाता है इसका टेम्परेचर के साथ भी। क्या है इसका नाता टेम्परेचर के साथ? आप पहले इसको लिख ले, फिर मैं आपको बताती हूँ कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो भी KH बढ़ता है। मतलब KH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के। KH जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके साथ आपका हेनरीज लॉ जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डाल्टन्स लॉ, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वगैरह, उन सब चीज़ों के बारे में। तो दोस्त अब हम लोग बात करने वाले हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लिखें, हेडिंग डालिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। आपने इससे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा होगा, उसमें आपने क्या किया था? दो आपने सॉल्यूशंस लिए थे और उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट आपने सेपरेट किया था। जो सबसे पहले बॉयल हो जाएगा, जो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, वो कहीं और कलेक्ट हो जाएगा, और जो नहीं हो पाएगा वो वहीं पे रह जाएगा। आपने ऐसे ही करके किया था, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया था और उससे ज़्यादा कम आपने कुछ किया नहीं था, और जो उस टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट था वो उड़ के वहाँ पे कलेक्ट हो गया। इतना तो आपको पता ही है, आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में किया होगा। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिनकी बॉइलिंग पॉइंट सेम होती है। मतलब इसको सेपरेट करना तो अब मुश्किल हो गया ना दोस्त, क्योंकि इसकी और इसकी
जो मिक्सचर है वो क्या है, सेम बॉइलिंग पॉइंट कंसिस्ट करता है। मतलब अगर आप उसको उस बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर रेंज दोगे तो दोनों के दोनों उड़ जाएंगे ना दोस्त। तो इससे आप किस तरह से सेपरेट करोगे, तो नहीं सेपरेट होगा ना इससे। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज दैट टाइप ऑफ मिक्सचर दैट हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। सब्सटेंस, तो आप लिखिए सब्सटेंस which boils at constant temperature। देखो सेम टेम्परेचर भी लिख सकते हो आप, कांस्टेंट टेम्परेचर भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है कि एक टेम्परेचर दोगे तो दो सब्सटेंस बॉयल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये भी लिखे, इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट दीज मिक्सचर्स। ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब एजियोट्रॉपिक दो टाइप के होते हैं। पहली बात तो ये, बॉइलिंग पॉइंट से आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन वेपर प्रेशर के साथ बहुत ही ज्यादा अनोखा है। पता है क्यों दोस्त? आपने अब तक पढ़ा है कि टेम्परेचर वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब मैंने आपको फैक्टर्स पढ़ाया था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, पर यहाँ पे पासा पलट जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी यही बताता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, पर यहाँ पे क्या बोला गया है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। थोड़ा शॉकिंग लग रहा है ना, कोई बात नहीं, जब हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको इसके पीछे का कारण बताऊंगी, वहां पे आपको इसके पीछे का कारण पता चलेगा, ठीक है ना। तो इसका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का कारण क्या है? तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में आपने क्या चीज पढ़ी है? बॉयल का मतलब हम बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होती है यहाँ पे तो सेम होती है, ये तो आपको पता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली होती है किसके? वेपर प्रेशर की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। और अभी मैं आपको एजियोट्रॉप के दो पार्ट्स पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी आपको? एजियोट्रॉप के दो पार्ट्स पढ़ाऊंगी। देखो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के दो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है ना। अब दोनों को हम यहीं पे पढ़ेंगे, ओके। तो यहां पे मैं लिखती हूं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यहां पे बात करते हैं इन दोनों एजियोट्रॉप के बारे में। मैंने आपको क्या बताया अभी? बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो चीज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कन्वर्ट हो रहा है, जो चीज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट दिखा रही है हमको, उसका मतलब क्या है? उसकी वेपर प्रेशर जो है वो नेगेटिव डेविएशन, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी। मिनिमम मैक्सिमम, मतलब मिनिमम का उल्टा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और मैक्सिमम वेपर प्रेशर ये कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट और एजियोट्रॉप एक ही चीज है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेपर प्रेशर का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन, मतलब इनवर्स रिलेशन है इसका। तो इसका मतलब क्या है? जो वेपर प्रेशर है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के उल्टा है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट अगर आया, मिनिमम एजियोट्रॉप अगर आया तो आपको क्या लिखना है? मैक्सिमम वेपर प्रेशर। और अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आया तो आपको क्या लिखना है? मिनिमम वेपर प्रेशर। जस्ट उसका उल्टा, उसी का हमने एप्लीकेशन डाला है यहाँ पे। तो आपको क्या रखना है यहाँ पे? मिनिमम वेपर प्रेशर। मैं आपको वीपी से डिनोट कर रहा हूँ, आप उसको वेपर प्रेशर लिख देना। और इसमें मैंने बीए लिखा है, बीए मतलब बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैं इसको बार बार लिख के अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। अच्छा, मेन चीज जो है वो समझे। मिनिमम वेपर प्रेशर का मतलब क्या है पता है? नेगेटिव डेविएशन। मिनिमम मतलब नेगेटिव और डेविएशन। तो आप क्या लिखना है यहाँ पे? मिनिमम मतलब नेगेटिव डेविएशन, मतलब इट शोज क्या? नेगेटिव डेविएशन। और ये क्या करता है? ये दिखाता है पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज, इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जो एग्जाम्पल नेगेटिव डेविएशन के मैंने आपको पढ़ाए थे वही एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे, और जो एग्जाम्पल मैंने आपको पॉजिटिव डेविएशन के पढ़ाए थे वो किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? वो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आपको क्या लिखना है? एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। और इसके क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन।
इन नॉन आइडियल सोल्यूशन, ऐसे भी लिख लिए, इन नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स खत्म होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डाल्टन्स लॉ की, ठीक है। दोस्तों अब हम न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, तो आप हेडिंग लगाइए नोट सी की। हेडिंग लगाने से पहले मैं आपको एक कथा बताती हूँ। क्या बताती हूँ? एक कथा बताती हूँ। अभी आप डाल्टन्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। अब तक आपने कितने लॉज पढ़े? बहुत सारे लॉज पढ़े। फर्स्ट चैप्टर में तो आपने लॉज की भंडारी देख ली। क्या क्या लॉज देखे थे? मास कॉम्पोजिशन, सेकंड आपने क्या देखा था? डेफिनाइट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगैड्रो लॉ, इलेक्ट्रिक लॉ। अब इससे पहले आपने केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ा, उसमें भी आपने रेट लॉ पढ़ा, जिससे हम सारी चीज़ों को डिराइव कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार अब हम लोगों ने इसी चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? एक ही लॉ पढ़ा, अच्छा 2 लॉ पढ़ा। एक हमने क्या पढ़ा? हेनरीज लॉ हमने बाद में पढ़ा। पहले हमने क्या पढ़ा? राउल्ट्स लॉ पढ़ा। राउल्ट्स के बाद हमने हेनरीज पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन्स लॉ। ये जो डाल्टन्स लॉ है, ये हेनरी या फिर राउल्ट्स मान लो, दोनों की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसकी कहानी शुरू होती है राउल्ट्स लॉ के डेफिनेशन से। राउल्ट्स लॉ ने जो डेफिनेशन दी थी वो क्या दी थी उसमें, कि जो वेपर प्रेशर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन, जिसको हम x से डिनोट करते थे। ये क्या बोलता है डाल्टन? डाल्टन बोलता है कि जो वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर से भी प्रोपोर्शनल है। मतलब प्रेशर, वेपर प्रेशर is directly proportional to mole fraction of solution is given by whom? Is given by Raoults. But vapor pressure, VP आप ऐसे VP लिखे, is directly proportional to mole fraction of vapor is given by Dalton. क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? देखो अब हम बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा डीपली। इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें y क्या है और x क्या है। तो अब अगर आप वेपर प्रेशर का मतलब इसका अब तक तो आपने इसका एप्लीकेशन देख लिया, तो अब हम क्या चीज बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिकली, आपको इस बात से पता ही चल गया। अब आपको क्या टॉपिक देना चाहिए? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो लिख दीजिए मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। देखो ये क्या है? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मतलब इसी की बात करने जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग? एक मग्गा लेंगे। मग्गे में हम क्या डालेंगे? 2 लिक्विड डालेंगे, एक A और एक B। ध्यान रखना हम जो A डालेंगे और जो B डालेंगे, अच्छा पहले मैं बना लेती हूँ स्ट्रक्चर, वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? वोलेटाइल होंगे। तो दोनों के दोनों क्या करेंगे? वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सिंपल सी बात। ये जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इस चीज को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A और या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ B, जो दोनों लिक्विड्स है। पर जो वेपर बनते हुए जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B। समझ में आ रही है ना दोनों का डिफरेंस? ये है पार्टिकुलर लेवल में, मतलब एट सरफेस लेवल में जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहे हैं वो XA और XB है। ये सोल्यूशन के अंदर हो रहा है और वो सोल्यूशन के बाहर वेपर फेज में हो रहा है वो प्रेशर एक्सर्ट, ठीक है ना? ये डिफरेंस है। पर डाल्टन और इसमें राउल्ट्स में एक डिफरेंस ये आ जाता है कि इसको जब आप वेपर प्रेशर ऑफ A अगर लिखते हो तो आपको P0 ऑफ A XA लिखना पड़ता है, पर इन टर्म्स ऑफ डाल्टन आपको इसको PA विल बी इक्वल टू PT इंटू XA लिखना है। और ये जो PT है, ये PT है टोटल प्रेशर, और ये जो PA है ये वेपर प्रेशर नहीं है, ये पार्शियल प्रेशर है। क्या है? पार्शियल प्रेशर। तो आप ध्यान रखना, वेपर प्रेशर इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, इट इज व्हाट? पार्शियल प्रेशर विच इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ओके, तो आप इस तरह से लिखना डाल्टन्स लॉ। पार्शियल प्रेशर of a liquid is directly proportional to
व्हाट? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन कोई नहीं लिखवा सकता आपको, ठीक है ना। तो इसका ये वाला ये बता देना, Pp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y ऑफ वेपर, वेयर y इज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज एंड Pp इज पार्शियल प्रेशर। अच्छा, पार्शियल प्रेशर को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? Pt टाइम्स ऑफ y ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, जिस भी लिक्विड की आप बात करोगे। Pt की वैल्यू आप लिख देना, Pt विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये हो जाता है हमारा डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ये बोलता है, पर अभी तक ये डाल्टन्स लॉ खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इसको और भी पढ़ेंगे डीपली, थोड़ी सी बात करेंगे इस पे, इसके फॉर्मूले पे थोड़ी सी बात करेंगे। हाँ, तो आप एक काम करो, इस चीज़ को लिख लो। मैं तो चाहती हूँ ये वाला एरिया मैं इरेज कर दूँ, क्योंकि ये बस मैं एक्स वाली बात बता रही थी, इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल देके। इसमें ये डाल्टन का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, तो इसमें बताती हूँ मैं क्या करना पड़ता है। तो अगर आप इसको इसके टर्म्स में देखोगे, ये हमने लिक्विड किस चीज़ के लिए था, इस मग्गे का इस्तेमाल हमको कहाँ करना है? यहीं पे करना है दोस्त, यहीं पे करना है आपको इस मग्गे का इस्तेमाल। देखो क्या होता है, जब एक काम करती हूँ मैं इसको भी मिटा देती हूँ, आप एक काम करो, इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लो। इससे पहले जो मैंने Vp लिखा था उस चीज़ को मत लिखना प्लीज़। अभी जो मैंने लिखा पार्शियल प्रेशर, उस चीज़ को लिखना। वो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिखा था, उस टाइम पे मैं उतने अच्छे से आपको रिकॉल नहीं करवा पाई, पर अब आपको अच्छे से करवा पाई हूँ, तो इसलिए आप पार्शियल प्रेशर और y टाइम्स ऑफ सोल्यूशन लिख लीजिए, और फिर मैं अभी इसको मिटा देती हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला आएगा। अब इस तरह यहाँ पे मैं आपको डिराइव करके बताऊँगी यहाँ पे मैं बोलना क्या चाहती हूँ। देखो, इस चीज़ को इस चीज़ में समझो। आप आपको क्या करना है, मान लो कि आप A को ले रहे हो, ठीक है ना, लिक्विड A को ले रहे हो, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड A विल बी इक्वल टू, पार्शियल प्रेशर का पीस A से भी डिनोट कर सकते हो, हाँ, PT टाइम्स y ऑफ A। क्या मैं गलत हूँ? नहीं, ये तो आपको पता है, मैंने इसी का इस्तेमाल किया यहाँ पे लिखने के लिए। क्या किया मैंने? इसी का इस्तेमाल किया ये लिखने के लिए। हाँ, अच्छा, अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो, अगर आप इसको किसके टर्म्स में लिखना चाहते हो, PA के टर्म्स में लिखना चाहते हो, या फिर आप YA के टर्म्स में लिखना चाहते हो, चलो YA के टर्म्स में, क्योंकि P और P सेम सेम दिख रहे हैं, तो आप उसको दूसरे साइड में, राइट हैंड साइड में भेजो, तो क्या होगा? PA बाई PT। ये मानते हो? और आपको पता है PA का फॉर्मूला क्या होता है? पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर, ठीक है ना दोस्त, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पार्शियल प्रेशर और जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? सेम है, क्योंकि इसलिए मैंने दोनों को PA से रिप्रेजेंट किया है। अभी जो मैंने आपको वेपर प्रेशर करके बताया था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो भी बात सही है, पर मोस्ट एक्यूरेट बात जो है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, वो क्या है? वेपर प्रेशर नहीं, मोस्ट एक्यूरेट थिंग इज पार्शियल प्रेशर, क्योंकि पार्शियल प्रेशर से आपको टोटल प्रेशर निकालने के लिए बहुत बार पूछा गया है नीट में। इनफैक्ट सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 19 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में, तो आपको यही देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। अच्छा, अब बात आ जाती है पार्शियल प्रेशर ऑफ A को हमने वेपर प्रेशर के टर्म्स में लिखा है, PA से डिनोट किया है। हाँ, तो अगर आप इस PA को खोलोगे, जो कि मैंने आपको ग्राफ बनाते वक्त भी बताया था, तो क्या आ जाएगा? PA नॉट, है ना, PA नॉट आएगा, PA नॉट x टाइम्स A आएगा। मानते हो कि नहीं? आपने अभी राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था ये चीज। और यहाँ पे PA नॉट XA प्लस PA नॉट XB, ये किसका फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है, जब दोनों वोलेटाइल सोल्यूशन हो तो, ठीक है ना। मानते हो? XA भी यूज किया हमने, YA भी यूज किया इस पूरे फॉर्मूले में। अच्छा, जब आप इसको यूज कर लेते हो, इससे आपको YA की वैल्यू दिख जाती है। और अगर आपको इसको YB के टर्म्स में लिखना हो तो आप क्या करना? PB नॉट XB विल बी इक्वल टू PB नॉट XB प्लस PB नॉट PA नॉट XA। तो ये हो जाएंगे इसके दो फॉर्मूले डाल्टन्स लॉ के, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करके आप फर्स्ट राउल्ट्स लॉ अच्छे से समझ जाओगे। राउल्ट्स लॉ में हमने इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमने चीजें पढ़ी थी। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ A व्हेन प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज इतना, PA नॉट इज इतना एंड PB नॉट इज इतना। तो आपको प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दी हुई है जो कि है P टोटल। सोल्यूशन का प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर, A और B का प्रेशर,
आपको ये पता है ना, पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। आपको ये भी पता है कि मैंने जब एक्स ए के टर्म्स में आपको पढ़ा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। और आपको ये पता है कि आपको एक्स ए निकालना है, एक्स बी नहीं निकालना, तो आप क्यों एक्स बी निकालने जाओगे? नहीं निकालने जाओगे, आपको एक्स बी को एक्स ए में कन्वर्ट करना है। इससे क्या होगा, आप एक्स ए को एक साइड में लिखोगे और बाकी टर्म्स को दूसरे साइड में लिखोगे और सॉल्व करोगे। तो आपको मैंने एक्स ए पे एक रिलेशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था आपको? एक रिलेशन, बहुत प्यारा सा रिलेशन था, पी ए और यहाँ पे पी नॉट प्लस पी नॉट माइनस पी नॉट टाइम्स एक्स, ये पढ़ाया था। और जब आपको जो निकालना है उसके हिसाब से आपको 1 to 1 करना है। तो जो ए है इसको यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। तो पी नॉट की वैल्यू दी हुई है आपको बी 500। अच्छा, पी ए की वैल्यू दी हुई है क्या? पी ए की वैल्यू दी हुई है 200, पी बी माइनस 300। एक्स ए की वैल्यू निकालनी है आपको। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे पी टी की वैल्यू दी हुई है 420। दोनों सब में एम एम एच जी है, एम एम एच जी एम एम एच जी है, तो आपको कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। लास्ट में एम एम एच जी लिख देना अगर ज़रूरत पड़े तो। पर अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला है तो एम एम एच जी मत लिखना। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है, ये यहाँ पे अगर आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये 500 था, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 300 आएगा। ये माइनस 300 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 300 यहाँ पे आने से यहाँ पे 300 टाइम्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा, एंड ये इधर जाके 80 बन जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू 8/30। क्या आपका ये आंसर आ रहा है? अगर आ रहा है तो दैट विल बी योर राइट आंसर। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन भी रेडी करके लाई हूँ। इस क्वेश्चन को भी आप समझ के करना। वेपर प्रेशर ऑफ कंपाउंड वोलेटाइल बोला है, मतलब दोनों के दोनों वेपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। बहुत बार कभी ए को वोलेटाइल बोला गया है, बी को नॉन वोलेटाइल दिया गया है, और बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं और उसको गलत तरीके से सॉल्व करके आ गए। आंसर बहुत सिंपल आ जाता है जब आप इस चीज़ को समझ लेते हो। पर अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ लेते हो तो आप कॉम्प्लेक्स करके आंसर निकालने जाते हो और आपको आंसर मल्टीपल चॉइस में मिल भी जाता है और आप गलत करके टिक करके आ जाते हो। अच्छा, तो यहाँ पे बोला गया 2 वोलेटाइल कंपाउंड है ए और बी, जिसका वेपर प्रेशर 300 और 500 mmHg है। तो आप सोल्यूशन को सॉल्व करोगे तो मतलब वेपर प्रेशर को आप पी ए से डिनोट करोगे और पी बी से डिनोट करोगे। ये क्या है? 300 mmHg मैं लिख नहीं रही हूँ, और पी बी क्या है? 500 है। आगे बढ़ते हैं। मोलर मास ए और बी का दिया हुआ है, मैंने रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है क्योंकि आप समझदार हो, आपको रिस्पेक्टिवली ना भी लिख के दे तो भी आपके लिए चलता है। तो क्या लिखोगे? 200। आगे लिखते हैं, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। तो आपको पता है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अभी आपको वो बताया था करके। अच्छा, आपको दोनों का फॉर्मूला सब कुछ दिया हुआ है तो आप आराम से निकाल सकते हो। आपको अगर इसको एक्स ए के टर्म्स में भी निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हो, है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं, हम एक्स ए को निकालते हैं। आपको एक्स ए नहीं पता, आपको पी ए पी भी पता है, जो कि आप यहाँ लगा लोगे। ये क्या है? पी नॉट ऑफ ए और ये है पी नॉट ऑफ बी। ये सोल्यूशन का नहीं है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्स ए को, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा? तो देखो, आपको पहला पार्ट सॉल्व करना है। आपको 2 पार्ट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले पार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं ए फर्स्ट पार्ट करूँगी, यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट करूँगी। तो मैं अगर फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को पहले डिटरमाइन करना है। मोल दिया हुआ है, आपको पता है मोल फ्रैक्शन में मोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मोल्स आपको दिया है। तो मान लो कि ए का मोल एक्स है और बी का भी मोल एक्स है। तो आपको पता है दोनों मोल सेम है, तो इसलिए आपको इस तरह से आंसर पा लेना है। 1/2 ही आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो। अगर x 1/2 है एक्स ए, तो एक्स बी क्या हो जाएगा? 1 - 1/2 दैट इज हाफ। एग्री? तो अब आप इसको डाल सकते हो यहाँ पे। चलो फॉर्मूला में डालो, 300 1/2 प्लस पी बी 500 1/2 क्या आ जाएगा? 150 प्लस 250 क्या आ जाएगा? 400 आंसर आ जाएगा। अच्छा, आगे बात करते हैं यहाँ पे इक्वल मासेस ऑफ ए एंड बी। अब आपको क्या करना है? ये तो ए का था, अब बी में क्या करना है? आपको एक्स ए निकालना है, जिसमें मास इक्वल बताया, मतलब मोल्स अपॉन मोल्स में क्या हो जाएगा? ऊपर मास इक्वल अपॉन जो कि आपको दिया है मोलर मास 50 ए का।
आपको एक का ही निकालना है यहाँ पे 50, W प्लस W डिवाइड बाय ये 50 है तो 50 यहाँ पे लिखो, 200 है 200 यहाँ पे लिखो। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आप इसको सॉल्व करो तो आपको x बाय 50 मिलेगा। और एक मिनट मैं इसका वो ढूंढ के लाती हूँ। तो आपको इसमें क्या मिलेगा, x बाई 50 मिलेगा और x बाई 200 मिलेगा। एक काम करो, आप इसको सॉल्व करो, मैं इसको लेके आती हूँ। 4/5 और x भी क्या हो जाएगा फिर 1/5 आ जाएगा। ओके ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है। बी पार्ट में आपको इसका इस्तेमाल करना है, यही सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला डाल के आप एक काम करो, सॉल्व कर लो। 300 मल्टीप्लाई बाय 4/5 प्लस 500 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ये तो बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाया जा रहा है, पर आपको मैं एक अलग सा सीरीज लॉन्च करके बताऊंगी जहाँ पे मैं आपको नीट और जेई के लेवल के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी है। इससे आपका दिमाग अलग लेवल में खुल जाएगा और इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके बताऊंगी। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। हाँ, तो 5 6 60 से कट जाएगा, 240 हो जाएगा इसका, और इसमें क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 340 हो जाएगा इसका आंसर। तो P टोटल विल बी इक्वल टू 340।